हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम वर्ल्ड पॉइंट में। आज अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपका प्रैक्टिस सेट। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? 2033, 2035, 2029 या फिर 2032? तो 2035 तक क्या है, इसरो अंतरिक्ष में अपना स्वदेशी स्टेशन स्थापित कर देगा। और इसके अलावा 2040 तक, ठीक है, 2040 तक क्या कर देगा, चंद्रमा पर प्रथम भारतीय को भी उतार देगा। ठीक है, प्रथम भारतीय को पहुंचा देगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे किस जिले में खोला गया है? तो पहला मिशन शक्ति कैफे किस में खोला गया है? तो गोंडा में खोला गया। ऑप्शन नंबर सी। मिशन शक्ति का संबंध किससे है? तो मिशन शक्ति का संबंध है आपका महिलाओं को सशक्त बनाने और छात्रों को पौष्टिक आहार देने से। ठीक है, महिलाओं को सशक्त, ठीक है, और एक पॉइंट और इसमें क्या है, छात्रों को पौष्टिक आहार, पौष्टिक आहार देने से। ठीक है, चलो बात करेंगे जो गोंडा जिला है आपका। गोंडा जिला में एक आपका पक्षी अभयारण्य बहुत फेमस है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है पार्वती अरंगा। ठीक है, पार्वती अरंगा जो आपका पक्षी अभयारण्य है वो किस जिले में है? तो वो आपका गोंडा जिले में ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, महिला हॉकी एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का शुभंकर क्या था? तो उसके शुभंकर का नाम था जूही, जो कि एक हथनी थी। बात करें महिला हॉकी एशिया चैंपियनशिप 2023 की, तो इसका विजेता कौन है? तो इसका विजेता था अपना भारत। इसको हराया था, इसने जापान को हराया था। ठीक है, जापान इसका उप विजेता था। और स्थान ये किस जगह पे हुई थी? तो ये हुई थी आपकी झारखंड में। झारखंड में ये हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस बिंदु को क्या नाम दिया गया है जहां चंद्रयान 3 लैंडर 2023 अगस्त सॉरी चंद्रयान 3 लैंडर 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर उतरा था? तो उस स्थान का नाम क्या है? उस स्थान का नाम है शिव शक्ति। ठीक है, शिव शक्ति। मैं आपको भी ऑप्शन दिखा दूंगा। और इसके बाद बात करें कि चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था? उसके लैंडर का नाम था विक्रम। और रोवर का नाम क्या था? तो रोवर का नाम था प्रज्ञा। ठीक है, इसका ऑप्शन देख लीजिए एक बार। तो ऑप्शन नंबर ये आप एकदम सही हो जाएगा, शिव शक्ति। रामप्पा मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो रामप्पा जो मंदिर है किस देवता को समर्पित है? तो वो समर्पित है भगवान शिव को। ठीक है, और बात करें रामप्पा मंदिर की, तो ये किस राज्य में है? तो ये आपका है तेलंगाना में, तेलंगाना। ठीक है, और रामप्पा मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जो इसके वास्तुकार के नाम पर बना है। इसका मतलब रामप्पा मंदिर के जो वास्तुकार है उनका नाम भी क्या है? रामप्पा ही है। ठीक है, रामप्पा। ठीक है, और ये विश्व धरोहर सूची में कब शामिल हुआ? तो ये 2021 में विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ, 39वें नंबर पर। ठीक है, तो ये भी आप साथ में ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला को ओलंपिक में डबल मेडलिस्ट होने का सम्मान प्राप्त है? तो भारतीय महिला कौन है? तो मैं आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया हुआ था कि पीवी सिंधु को 2 बार ओलंपिक में मेडल मिल चुका है। एक बार आपका 2016 में सिल्वर मेडल मिला था, और 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें क्या है, उसमें कांस्य पदक मिला था। तो पीवी सिंधु को आपको 2 बार मेडल मिल चुका है, एकमात्र महिला है इनको 2 बार मेडल मिला है। पीवी सिंधु को ही क्या कहते हैं? तो पीवी सिंधु को ही सिल्वर गर्ल के नाम से भी जाना जाता है, सिल्वर गर्ल के नाम से भी जानते हैं पीवी सिंधु को। बात करें कर्णम मल्लेश्वरी की, तो कर्णम मल्लेश्वरी कौन है? तो ये प्रथम महिला है, प्रथम भारतीय महिला जिन्हें ओलंपिक में पदक मिला था। ठीक है, वो कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। और इनका संबंध किससे? इनका संबंध भारोत्तोलन से है। और पीवी सिंधु का संबंध किससे है? तो इनका संबंध बैडमिंटन से है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ढाका शहर नदी किनारे स्थित है। किस नदी किनारे ढाका शहर? तो वो है बूढ़ी गंगा के किनारे ढाका शहर स्थित है। और ढाका शहर को मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है ढाका शहर को। आपको कमेंट बॉक्स में क्या बताना है कि जो गंगा नदी है उसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, भारत द्वारा 1975 में प्रक्षेपित प्रथम कहते में उपग्रह का नाम क्या था? पाणी, सुश्रुत, आर्यभट्ट या फिर चरक? तो उनका उसका नाम जो रखा गया था वो आर्यभट्ट के नाम पे रखा गया था। आर्यभट्ट कौन थे? प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ही आपका शून्य का आविष्कार किया था, आर्यभट्ट ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से दिया गया कौन सा युग्म ग्रह सम्मिलित है? सिल्वरबम,
सिलम्बम कहाँ का है? तमिलनाडु का। लाठी कहाँ का है? कर्नाटक का। कलारीपट्टू कहाँ का? केरल का। गतका कहाँ का है? पंजाब का। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है लाठी, लाठी कर्नाटक का नहीं है, कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। बाकी आपके सभी क्या हैं? सुमेलित हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इथियोपिया की राजधानी क्या है? तो इथियोपिया की राजधानी क्या है? अदिस अबाबा। अदिस अबाबा में क्या है? अदिस अबाबा में ही अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय भी है। अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका अदिस अबाबा में ही है। बात करें अंकारा की, ये किसकी राजधानी है? ये आपकी टर्की की राजधानी है। कोलंबो कहाँ की राजधानी है? तो ये आपकी मलेशिया की राजधानी है, मलेशिया। ठीक है। इसके अलावा नोमपे कहाँ की राजधानी है? तो ये आपकी कंबोडिया की राजधानी है, नोमपे। नेक्स्ट है, रक्षाबंधन हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? तो रक्षाबंधन किस महीने मनाया जाता है? तो रक्षाबंधन मनाया जाता है आपका श्रावण महीने में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। एक तरफ लोकगीत दे रखा है, एक तरफ गायन का अवसर दे रखा है, आपको इसका मैच करना है। चैती कब गाया जाता है? तो चैती गाया जाता है, मौसमी गीत है एक। ठीक है, मौसमी गीत। कजरी विवाह के समय पे। रसिया ब्रजचित्र का है, और सोहर किसका है? संस्कार गीत का है। तो देखिए 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख, माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? तो माता टीला जो बांध है वो किस नदी पर है? वो आपका बेतवा नदी पर है, माता टीला बांध। ठीक है, और माता टीला बांध किस जिले में पड़ता है? तो माता टीला बांध जो पड़ता है वो पड़ता है आपका ललितपुर में। ठीक है, ललितपुर जिला, यूपी। उसके अलावा एक बांध और है, वो कौन सा है? वो है आपका परीक्षा बांध। परीक्षा बांध भी किस नदी पर है? वो भी आपका बेतवा नदी पर ही है। और बेतवा नदी किस नदी की सहायक है? तो ये आपकी यमुना की सहायक है, यमुना नदी की सहायक है बेतवा नदी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में जवाहर तारा मंडल प्लेनेटोरियम अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन देखिए आप, लखनऊ में, कानपुर में, इलाहाबाद में, या फिर गोरखपुर में। तो इसका राइट आंसर है इलाहाबाद। इलाहाबाद में जो आनंद भवन है, आनंद भवन है इलाहाबाद में, उसके पास में स्थित है आपका ये जवाहर तारा मंडल। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1979 में, इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? डालीपाली, अहमदाबाद, सिंगरौली, या फिर कोटा। तो जो आपका सिंगरौली है वो किस में है? वो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कोयला आधारित कितने संयंत्र है? तो उत्तर प्रदेश में 5 संयंत्र है जो कोयला आधारित बिजली संयंत्र है। कौन कौन से हैं? 5। उन 5 का नाम लिख लीजिए। एक तो हो गया सिंगरौली, 4 कौन कौन से बचे? एक बचा आपका रेहंद, एक दादरी, ठीक है, एक ऊंचाहार, और एक है आपका टांडा। ये 4 संयंत्र ये हो गए, एक ये हो गए 5, 5 संयंत्र है आपके यूपी में। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया था किसमें है, तो यूपी का ही है लोकसभा और राज्यसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व। लोकसभा में कितना है? तो लोकसभा में है आपका 80, और राज्यसभा में कितना है? तो राज्यसभा में है 31। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो राजकीय पक्षी कौन सा है? सारस है राजकीय पक्षी। और मोर किसका है? मोर आपका राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? राष्ट्रीय पक्षी मोर है। बात करें यूपी की, तो यूपी के कुछ और पॉइंट नोट कर लीजिए, जैसे राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो राजकीय वृक्ष है अशोक। पुष्प कौन सा है? तो पुष्प है आपका पलाश या टेसू। और खेल कौन सा है? तो खेल है आपका हॉकी। और पशु कौन सा है राजकीय पशु? तो वो है आपका बारहसिंगा। ठीक है, नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक वृद्धि दर प्रदर्शित की थी? तीसरी, पांचवी, सातवीं, या फिर नौवीं? तो जो आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी 1961 से 66 तक, उसमें क्या था? ऋणात्मक वृद्धि दर हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि 1962 में चीन से युद्ध हुआ था, 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, और फिर उसके बाद में अकाल पड़ गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था? ऋणात्मक वृद्धि दर हुई थी। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि जो आपका बोकारो स्टील प्लांट है, बोकारो स्टील प्लांट, वो किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में ही रूस के सहयोग से लगा था। और किस राज्य में है? ये आपका झारखंड में पड़ता है। ठीक है, मेक इन इंडिया का आरंभ किया गया था, कब आरंभ किया गया था? नवंबर 12 में, सितंबर 14 में, सितंबर 15 में, या फिर सितंबर 16 में? इसका राइट आंसर सितंबर 2014। इसका लोगों पर कौन से जानवर का चिन्ह है? तो उसका नाम है सिंह, यानी शेर बना हुआ है, दांतों और मतलब दांतों के रूप में उसका बना हुआ है। ठीक है,
सिंह का लोगो लगा हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य की सीमाओं से मिलता है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड या फिर झारखंड। तो यहाँ पर आपका यूपी है, वो सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमाओं से मिलता है। कितने राज्य हैं? राज्य आपके 8 हैं और यूटी कितना है? एक यूटी की सीमा से मिलता है। कुल मिला के 9 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। ठीक है, सर्वाधिक किसके साथ लगती है? सबसे ज़्यादा लगती है एमपी से, और सबसे कम किससे लगती है? तो हिमाचल प्रदेश से सबसे कम लगती है। ये भी आप साथ में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस तट पर डार्लिंग श्रृंखला अवस्थित है? तो जो डार्लिंग श्रृंखला है उत्तर प्रदेश सॉरी ऑस्ट्रेलिया में, वो किस तट पर है? पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी पूर्वी या फिर दक्षिणी पश्चिमी? जो आपका दक्षिणी पश्चिमी तट है उस पर क्या है? ये श्रृंखला अवस्थित है। बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो इसके संबंध में कुछ पॉइंट नोट करिए, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप, तो वो भी आपका ऑस्ट्रेलिया है। सबसे ज़्यादा भेड़ किस कहाँ मिलती है? सबसे ज़्यादा भेड़ किस महाद्वीप में है? तो आपके ऑस्ट्रेलिया में है। और कंगारू भी नोट कर लीजिए साथ में, कंगारू भी कहाँ मिलते हैं? वो भी आपके ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। इसके अलावा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज या फिर ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे मिलती है? तो ये भी आपकी ऑस्ट्रेलिया में ही मिलती है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिए। इसके अलावा कुछ मरुस्थल भी फेमस हैं ऑस्ट्रेलिया के। उसका नाम क्या है? सैंडी मरुस्थल कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। गिब्सन कहाँ पे है? और विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पे है? तो ये तीनों मरुस्थल कहाँ पे हैं? ये तीनों मरुस्थल आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही स्थित है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं स्टाम्बली ज्वालामुखी को, जो किस द्वीप पर है? तो लिपारी द्वीप पर स्थित है भूमध्य सागर में। मोना लोआ कहाँ पे है? ये आपका हवाई द्वीप पर है। वेसुवियस कहाँ पे है? ये आपका इटली में पड़ता है। माउंट एटना भी कहाँ पड़ता है? ये भी आपका इटली में ही पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? अनवीकरण का मतलब जो एक बार समाप्त हो जाएगी फिर दोबारा नहीं मिल सकती। सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा या फिर ज्वारीय ऊर्जा। जो आपकी पेट्रोलियम ऊर्जा वो क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गई, ये सब क्या है? ये आपके सब अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। जबकि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा ये क्या है? ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मौर्य काल के दौरान भारतीय समाज का 7 वर्गों में विभाजन का उल्लेख निम्नलिखित में से किस पुस्तक में किया गया है? पुराणों में, अशोक के शिलालेखों में, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में या फिर मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। तो जो मेगास्थनीज आया था भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के समय, तो उसने क्या किया था? उसने भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा था और उसने इस बात का उल्लेख अपनी पुस्तक इंडिका में किया था। यही क्वेश्चन आपका बना दिया है कि किस पुस्तक में इसका उल्लेख है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में इसका उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, शिवाजी का जन्म कब तथा उन्हें छत्रपति की उपाधि किस वर्ष प्रदान की गई थी? तो शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1627 में। और उन्हें छत्रपति की उपाधि कब दी गई थी? 1674 में। इसका मतलब 1674 में उनका क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? शिवाजी की मृत्यु हुई थी 1680 में। नेक्स्ट है, अच्छा, इनके दरबार में जो 8 महान विद्वान थे उनको क्या कहते हैं? उनको अष्टप्रधान कहा जाता है। ठीक है, अष्टप्रधान। अष्टप्रधान का संबंध किनसे है? तो शिवाजी के दरबार से या फिर शिवाजी से कह सकते हो। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो भी आप साथ में नोट कर लीजिए। इनको वयोवृद्ध पुरुष या फिर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो किनको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, या फिर हिंदी में इनको कहते हैं वयोवृद्ध पुरुष। इसके अलावा धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? तो धन निकासी का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था। प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो वो किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी INC, इसकी सबसे ज़्यादा बार अध्यक्षता किसने की थी? सबसे ज़्यादा अध्यक्ष कौन रहे थे? तो वो आपके दादा भाई नौरोजी ही
रहे थे। तो ये सारे पॉइंट हैं, इनके बारे में ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दादा भाई नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना सही सम्मिलित है। वर्ष 1920 में रोले सत्याग्रह हुआ था, या फिर 1921 में काकोरी कांड, या फिर 1931 में राजगुरु को फांसी, या फिर 1940 में लाहौरी अधिवेशन। तो इसमें सही सम्मिलित क्या है कि 1931 में राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को क्या हुआ था, और भगत सिंह, ठीक है, भगत सिंह को क्या हुआ था, फांसी हुई थी। ये वाली बात क्या है, एकदम सही है। जबकि रोलेट सत्याग्रह कब आया था, तो 1919 में आया था। काकोरी कांड कब हुआ था, 1925 में हुआ था। और लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, 1929 में हुआ था। ठीक है, 1929 में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अध्यक्ष ने क्रिप्स मिशन तथा वेबल दोनों से वार्ता की थी। तो जब क्रिप्स मिशन 1942 और वेबल प्लान 1946 में जब आया था, तो उस समय उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे, तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद। तो इन्होंने दोनों से ही वार्ता की थी। बात करें अबुल कलाम आजाद की, तो ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, वो यही थे, अबुल कलाम आजाद। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम इनकी पुस्तक का नाम है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी की सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्षता किसने की है, तो वो इन्होंने ही की है। सबसे ज्यादा लंबे समय तक अध्यक्षता किसने की है, तो अबुल कलाम आजाद ने ही की है। ये भारतीय पहले शिक्षा मंत्री भी थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित है। ऑप्शन है आपके चार। अनुच्छेद 17 न्याय की समझ समानता, यहाँ पर गलत है। अनुच्छेद 18 संसद का गठन, ये भी गलत है। 112 संसद सदस्यों के वेतन, ये भी गलत है। और 352 आपात स्थिति की उद्घोषणा, यहाँ पर क्या एकदम सही आंसर है। जबकि अनुच्छेद 17 में क्या है, छुआछूत या फिर अस्पृश्यता का अंत किसमें है, अनुच्छेद 17 में। 78 में क्या है, पीएम के कर्तव्य, प्रधानमंत्री के कर्तव्य किसमें है, तो वो आपके 78 में है। 112 में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण, या फिर शॉर्ट में आप बजट कह सकते हो। और 352 में क्या है, आपात स्थिति की उद्घोषणा। ये कौन से भाग में संविधान के, ये भाग 18 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 ईस्वी को सही संवैधानिक स्थिति निम्न में से क्या थी। जब भारतीय संविधान लागू हुआ था, लोकतंत्रात्मक गणतंत्र था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, या फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो जब 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ था, उस समय जो स्थिति थी वो क्या थी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य थी। और 1976 में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन से थे, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। ये 3 शब्द बाद में जोड़े गए थे, शुरू में ये शब्द नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की बने थे। तो 3 प्रकार के आपातकाल हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। 352 में है राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन, और 360 में आपका वित्तीय आपात। ये तीनों का उल्लेख किसमें, भाग 18 संविधान के भाग 18 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, 10, 11, 12 या फिर 13। तो न्यूनतम जो संख्या हो सकती है वो 12 हो सकती है। जो आपका 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, उसके द्वारा क्या हुआ था कि मंत्रियों की जो अधिकतम संख्या हो सकती है वो विधानसभा की 15% हो सकती है। ठीक है, विधानसभा की 15% से ज़्यादा आप मंत्रियों की संख्या नहीं रख सकते। ठीक है, ये आपका 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा डिसाइड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता है। अनुच्छेद 53, 55, 57 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका अनुच्छेद 57 है, इसमें क्या है, कोई भी राष्ट्रपति दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, ये दोबारा राष्ट्रपति बनने की क्या है, इसमें योग्यता है। बात करें राष्ट्रपति का उल्लेख किसमें, दोनों आर्टिकल 52 में भारत का एक राष्ट्रपति हुआ, इस बात का एक उल्लेख दिया हुआ है। और जो राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगता है वो किसमें है, तो राष्ट्रपति महाभियोग किस अनुच्छेद में लगता है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस आर्टिकल में राष्ट्रपति महाभियोग लगाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है, कायिक प्रवर्धन, मुकुलन, परागण या फिर बीजाणु निर्माण। जो आपको परागण है, ये क्या है, ये लैंगिक प्रजनन का रूप है। ठीक है,
लेकिन जो कायिक प्रवर्धन है और मुकुलन है, बीजाणु निर्माण है, ये आपका क्या है, अलैंगिक है। इसमें स्त्री के साथ पुंस के साथ दोनों की जरूरत पड़ती है परागण में, ठीक है। तो ये क्या है, लैंगिक जनन है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? हेपेटाइटिस, मलेरिया, चिकनगुनिया या फिर डेंगू। जो आपका हेपेटाइटिस है ये आपके मच्छर काटने से नहीं होता है, जबकि जो मलेरिया है वो आपका मच्छर काटने से होता है, और डेंगू चिकनगुनिया तीनों ही होते हैं मच्छर काटने से। और जो मलेरिया है, मलेरिया की जो दवाई है कोनेन, ये हमें कहाँ से मिलती है? ये हमें सिनकोना की छाल से मिलती है। सिनकोना जो वृक्ष है उसकी छाल से मिलती है हमें ये दवाई, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछे गए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान की आवास सारणी का एक उत्कृष्ट यानी नोबल रासायनिक तत्व है? यानी नोबल गैस इनमें से कौन सी है? हीलियम, कोबाल्ट, स्कैंडियम या फिर नाइट्रोजन। तो सभी को पता है कि जो हीलियम है वो क्या है, एक नोबल गैस है, सक्रिय गैस है। सक्रिय गैस को क्या कहते हैं? नोबल गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रा और माप की इकाई की गलत जोड़ी है? ऊर्जा, जूल। ऊर्जा को किसमें मापते हैं? जूल में। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापते हैं। दाब को न्यूटन में, या फिर शक्ति को वाट में। तो जो दाब है इसको न्यूटन में नहीं मापा जाता, जबकि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, इसमें मापते हैं। या फिर इसको पास्कल में भी नाम मापा जाता है, पास्कल में भी दाब को मापा जाता है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन है, भौतिकी में स्टेरेडियन की इकाई है। स्टेरेडियन है किसकी इकाई है? ठोस के कोण माप की, समतल कोण माप की, या फिर लंबाई, या फिर द्रव्यमान। जो ठोस कोण माप है उसकी इकाई क्या है? स्टेरेडियन। और जो समतल कोण माप है इसकी इकाई क्या है? इसकी इकाई है रेडियन। और रेडियन और स्टेरेडियन का क्या है? एक दूसरे के आपके, एक दूसरे के संपूरक कोण है, ठीक है। इसको बोलते हैं एक दूसरे के संपूरक कोण, संपूरक या फिर पूरक, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।